हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेरेब्रम के बारे में, है ना। फोरब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पार्ट सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलोन, 3 पार्ट है ना। तो देखो ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसेफेलोन के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम लोग एक बार एक कोने में निपटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोने वाले पॉइंट है, थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ध्यान रखना। किस तरह से, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई न्यूरॉन 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक तो वो जिन पे माइलिन शीथ हो, एक वो जिन पे माइलिन शीथ नहीं हो, यानी माइलिन वाले माइलिनेटेड, नॉन माइलिन वाले नॉन माइलिनेटेड। चलो, तो 2 तरह के न्यूरॉन हैं। अब दोनों तरह के न्यूरॉन हमारे सीएनएस को फॉर्म करते हैं, हमारा सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? इसमें से कौन सा पार्ट माइलिनेटेड का बना होगा, कौन सा नॉन माइलिनेटेड का बना होगा, ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है इन पार्ट्स की अपीयरेंस से। अपीयरेंस कैसी होती है? तो अपीयरेंस में 2 तरह की अपीयरेंस हमें दिखाई देती है। कुछ पार्ट हमें ग्रे दिखाई देता है, जिसे हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं, और कुछ पार्ट हमें व्हाइट दिखाई देता है, जिसे हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं। क्लियर है? समझ गए? अब ये तुम लोग जानते हो ग्रे क्यों दिखाई देता है, व्हाइट क्यों दिखाई देता है। ग्रे वो पार्ट दिखाई देता है जिसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और व्हाइट वो पार्ट दिखाई देता है जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन हो। हम लोगों ने जब डिफरेंस किया था तब ये बात भी की थी, है ना। तो ग्रे मैटर किस तरह से होते हैं? हमारे सीएनएस में जो ग्रे मैटर है वो बाहर से हमें ग्रे नजर आएंगे, क्लियर है, और हमारे सीएनएस में जो व्हाइट मैटर है वो बाहर से हमें व्हाइट नजर आएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है, यही अंदर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे कि जो ग्रे मैटर बाहर से ग्रे नजर आ रहा है वो अंदर से व्हाइट होता है, और जो व्हाइट मैटर बाहर से व्हाइट नजर आ रहा है वो अंदर से ग्रे होगा, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, भाई ग्रे मैटर कौन कौन सा होता है हमारे ब्रेन में, और व्हाइट मैटर कौन कौन सा होता है, तो देखो यहाँ व्हाइट मैटर के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, हम लोग बाय नेम उन्हें डिस्कस करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पोन्स, सेरेबेलम, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये व्हाइट मैटर की बनी हुई है। क्लियर है? ये क्या है? ये व्हाइट मैटर का बना हुआ पार्ट, और इनके सिवाय जो बाकी बच गए वो सारे रेस्ट ऑफ ऑल ग्रे मैटर थे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसलिए एक साइड हम लोगों ने बीच में डिस्कस कर ली। इन्हें एक कॉलम में बंद करके छोड़ देना, ठीक है। समझ रहे हो? ये हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ, जल्दी निपटाओ इसे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कंप्लीट हुए। अब क्योंकि ये पॉइंट्स हमें आगे डिस्कस करने हैं, इसलिए एक साइड निपटा देते हैं। अब हम आते हैं फोरब्रेन के पार्ट्स में। तो फोरब्रेन में 3 पार्ट्स बताए थे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी सेरेब्रल लोब बताए थे, 2 लोब होते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये सब कुछ डिस्कस किया था। हम लोगों ने कहा था राइट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है कॉर्पस कैलोसम, उसकी भी बात कर चुके हैं, बट उसकी प्रॉपर बातें नहीं की थी, उसके बारे में प्रॉपर्ली हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो कॉर्पस कैलोसम से स्टार्ट करते हैं। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम एक तरह से जंक्शन का काम कर रहा है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। तो इसको जंक्शन नर्व बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग कमिश्चर नर्व भी बोल देते हैं, जोड़ने वाले नर्व, कमिश्चर नर्व। क्लियर है? समझ लो ये कॉर्पस कैलोसम कैसे न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो भाई दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ये इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से, है ना। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स
नर्व फाइबर्स हैं, यानी ट्रांसवर्स न्यूरॉन्स हैं जो कॉर्पस कैलोसम बना रहे हैं। क्लियर? अगर बात करें किस तरह का है, ये न्यूरॉन्स किस टाइप के हैं, तो ये न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? समझ गए? ये अपना कॉर्पस कैलोसम होता है और कॉर्पस कैलोसम का फीचर दोनों सेरेब्रल लोब को जोड़ के रखना है। और अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस कॉर्पस कैलोसम का ये जो एंटीरियर पार्ट है और एक साइड इसकी जो पोस्टीरियर है, ये क्या है? तो एंटीरियर पार्ट में जो आउटग्रोथ बनी हुई है इसे बोलते हैं जीनू, नोट जानू, दिस इज जीनू, इसे बोलते हैं जीनू। और पोस्टीरियर पार्ट में जो आउटग्रोथ बनी हुई है इसे बोलते हैं स्प्लेनियम, स्प्लेनियम। क्लियर? जीनू और स्प्लेनियम दो पार्ट है कॉर्पस कैलोसम के, समझिए? क्लियर? चलो, ये पार्ट हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपना स्प्लेनियम होता है इसमें यहाँ एक स्पेस, एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं ये हमारे ब्रेन का फिफ्थ वेंट्रिकल है, फिफ्थ वेंट्रिकल। ठीक है? एक्चुअल में ये वेंट्रिकल सूडो वेंट्रिकल होता है, सूडो वेंट्रिकल। सूडो वेंट्रिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फिफ्थ वेंट्रिकल, ये जो स्पेस यहाँ प्रेजेंट है इसमें सीएसएफ नहीं होता, सीएसएफ एब्सेंट है। वेंट्रिकल तो है, खाली स्पेस तो है, बट सीएसएफ नहीं है, इस वजह से सूडो बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि बाकी चारों वेंट्रिकल्स में सीएसएफ है, इसमें सीएसएफ नहीं है, तो ये सूडो हो गया। ये कॉर्पस कैलोसम में होता है। और किस साइड? पोस्टीरियर यानी स्प्लेनियम की साइड, स्प्लेनियम की साइड हमें मिलता है फिफ्थ वेंट्रिकल या सूडो। समझ रहे हो? क्लियर है पॉइंट? चलो, ये अपना कॉर्पस कैलोसम हो गया। चलो, ये कॉर्पस कैलोसम की बात है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कॉर्पस कैलोसम तो हुआ कंप्लीट, अब और क्या बचा है? तो देखो, कॉर्पस कैलोसम से आगे बात करें अपन तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम हमारे फोर ब्रेन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने कहा था पहला पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब्स, है ना? तो देखो हम बात करते हैं ओल्फैक्टरी लोब के बारे में। ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब जो हैं ये हमारे फोर ब्रेन के एंटीरियर साइड में यानी आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर साइड में होते हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या है कि भाई हमारे सेरेब्रम का पार्ट है और हम लोगों ने कहा था कि भाई उन तीन को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट ग्रे मैटर के हैं, तो ये ग्रे मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर ओनली, ग्रे मैटर सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर। इसमें व्हाइट मैटर भी नहीं होता अंदर की तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर का बना होता है क्योंकि ये सेरेब्रम का आउटर पार्ट है। सेरेब्रम अंदर से जहां कॉर्पस कैलोसम वहां तो व्हाइट है, बाकी सेरेब्रम का बाहर वाला ग्रे है, इसलिए ग्रे मैटर बोलते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रे मैटर होता है। क्लियर? समझ लो ये किस लिए होता है ये ओल्फैक्टरी लोब? तो यहाँ सेंसेस ली जाती है, सेंस ऑफ ओल्फैक्शन की, सेंस ऑफ ओल्फैक्शन। क्लियर? समझ लो, यानी खुशबू आ रही है या खुशबू जा रही है, वह मतलब बदबू आ रही है, तो इसकी सेंस ये लेगा। ठीक है? खुशबू के आने जाने का पता इससे चलता है। समझ लो, ये ओल्फैक्टरी लोब है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कहें कि भाई वेल डेवलप्ड किस में होता है हमारे अंदर, तो चलो ठीक है, काम चल रहा है, ये वेल डेवलप्ड है या फिर तुम लोग कहो एडवांस्ड, एडवांस्ड इन। भाई सूंघने के लिए कौन से जानवर मशहूर है? गंडक। तो गंडकों में मतलब सॉरी कुत्तों में, आई मीन डॉग्स में ये वेल डेवलप या एडवांस होता है। ठीक है? वो क्या है कि अपनी बड़ी याद आती है कई बार इन जानवरों का नाम लेकर डॉग्स में, और इसी के साथ
हम लोग कुत्तों को तो जानते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं कुत्ता मछली भी होती है, उसमें भी एडवांस है, यानी स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन भाई ये डोन है और ये कुत्तों जैसी ताकत रखती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखती है, इसलिए इसे डॉग फिश बोलते हैं। ठीक है, स्कोलियोडोन इसके अंदर एडवांस होता है ओल्फैक्टरी लोब। क्लियर है, समझ गए? चलो ये ओल्फैक्टरी लोब्स है, ये ओल्फैक्टरी लोब्स है। और हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें दो पार्ट है, ऊपर की तरफ जो बल्जिंग पोर्शन है यानी ओल्फैक्टरी बल्ब है, और उन बल्ब्स को सेरेब्रम से कनेक्ट करने वाला ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है। ओल्फैक्टरी बल्ब है और ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट ये इस तरह से इस तरह से ठीक है, समझिए ये स्ट्रक्चर्स। चलो निपटाओ, जल्दी निपटाओ। ये ओल्फैक्टरी लोब है। हो गया? वे हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट एंटीरियर वाला पार्ट यानी ओल्फैक्टरी लोब्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे यानी हमारे सेरेब्रम पे, सेरेब्रल लोब्स पे। अगर हम पूरे सेरेब्रम को एक साथ डिस्कस करें तो किस तरह से बताएंगे? देखो पूरे सेरेब्रम का एक साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है? सेरेब्रम हम लोग ऊपर से देखते हैं तो हमें सेरेब्रम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है सेरेब्रम में कुछ इस तरह का दिखता है। और हम लोग कहते हैं कि भाई सेरेब्रम में अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, अलग अलग लोब बने हुए हैं। जैसे एक लोब ये सामने की तरफ होता है, ठीक है, सामने है फ्रंट में तो इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। क्लियर? फिर हम लोग कहते हैं कि एक लोब यहाँ इस तरह से बना हुआ है, कुछ ऊपर पार्ट बच गया कुछ नीचे। ऊपर बच गया उसे बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल लोब, और जो नीचे बच गया वो है टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब है ये सेरेब्रम का। क्लियर? और फिर इसी तरह अरेंज है लास्ट वाला लोब, ये लोब है ओल्फैक्टरी लोब, सॉरी ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। क्लियर? चार लोब्स में डिवाइडेड है, समझ लो, ओसिपिटल लोब। क्लियर? ये इस तरह, और ये डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर ये फिशर है। ये क्या है? फिशर है, फिशर। जैसे ये है फिशर, ये फिशर, ये फिशर। अब इन फिशर को अपने पोजीशन के बेस पर हम लोग नाम दे देते हैं। ये जैसे पैराइटल और ओसिपिटल को डिवाइड कर रहा है तो पैराइटो ओसिपिटल फिशर है, ये टेम्पोरल पैराइटल को डिवाइड कर रहा है तो पैराइटो टेम्पोरल फिशर है, और ये फ्रंटल और पैराइटल टेम्पोरल इनको डिवाइड कर रहा है तो इसको वैसे तो हम लोग फ्रंटल फिशर बोलते हैं या फिर इसको फ्रंटो पैराइटल फिशर बोल देते हैं। ये फिशर है, ठीक है? चलो अब हमें समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ जिस पर ध्यान देना है। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये पार्ट तो बन गए ब्रेन में, ये पार्ट फंक्शन क्या करते हैं? रेगुलेट करने, किस चीज को रेगुलेट करने का काम करते हैं ये देखना। तो अगर फ्रंटल लोब की बात करें तो फ्रंटल लोब में पहला
पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी सेंटर है ब्रोकाज सेंटर। ब्रोकाज सेंटर ये सेंटर किस काम आता है? तो ब्रोका सेंटर हमारा स्पीच सेंटर है। स्पीच सेंटर हम लोग बोलते हैं वो यहां से रेगुलेट होता है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रंटल लोब में हमारा होता है कोर्टेक्स सेंटर। क्लियर? समझ लो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये है कोर्टेक्स सेंटर या कोर्टेक्स एरिया बोलते हैं। क्लियर है? कोर्टेक्स एरिया को हम लोग ऑर्गन ऑफ माइंड भी कहते हैं। इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ माइंड। ये कैसा एरिया है, कैसा सेंटर है कोर्टेक्स सेंटर, या कैसा मतलब स्ट्रक्चर है? तो ये हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज रेगुलेट करता है और जिसमें हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी मोटर एक्टिविटीज हैं, इसलिए इसको कोर्टेक्स के साथ साथ हम लोग बहुत बार मोटर एरिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोटर एरिया। ये तुम लोग यहाँ लिख लेना। कैसे लिखोगे? यहाँ लिखो, इसे मोटर एरिया भी कहा जाता है। मोटर एरिया या मोटर सेंटर। ठीक है? ये क्या करता है? बहुत सारे मोटर एक्टिविटीज रेगुलेट करता है। जैसे हमें जो आइडियाज आते हैं वो यहाँ से रेगुलेट होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस यहाँ से रेगुलेट होती है, हमारी मेमोरी यहाँ से रेगुलेट होती है। क्लियर है? हमारी विल पावर यहाँ से रेगुलेट होती है, मोटिवेशन यहाँ से रेगुलेट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ से रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो ऑल ओवर जितनी भी डेवलपमेंट है उस लगभग मेन एक्टिविटीज यहाँ से रेगुलेट होती है। आइडिया, इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? समझिए, ये मोटर सेंटर या मोटर एरिया रेगुलेट जो कि फ्रंटल लोब का पार्ट है। क्लियर? समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि यहाँ एक एरिया और होता है जिसे आईलिड सेंटर बोलते हैं। आईलिड सेंटर, आईलिड सेंटर ये रेगुलेट करता है आईलिड, पलकों की मूवमेंट को। पलकें झपकने जो झपकती है ना, वो यहाँ से रेगुलेट होती है आईलिड सेंटर से। ठीक है? तो ये फ्रंटल पार्ट के कुछ एरियाज, कुछ सेंटर्स। ठीक है? याद रखना, कोर्टेक्स एरिया या फिर इसे ऑर्गन ऑफ माइंड या मोटर एरिया या मोटर सेंटर बोलते हैं कि बात है ये तीनों। ठीक है? पहला ब्रोका सेंटर है, फिर आईलिड सेंटर है ये। क्लियर है? समझिए? चलो फिर आते हैं पैराइटल पे। पैराइटल लोब जो है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रेगुलेट करता है। कैसे? यहाँ पहला एक सेंटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोमेस्थेटिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। सोमेस्थेटिक सेंटर। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज का रेगुलेशन होता है, रेगुलेटरी एरिया। कैसी? तो सोमेस्थेटिक एक्टिविटीज में आता है जैसे टच, यहाँ सेंस होता है, छूना का यहाँ सेंस लिया जाता है। ठीक है? टच के लिए सेंसिटिव है, टच करोगे। टच के बाद प्रेशर के लिए सेंसिटिव है। किसके लिए? प्रेशर के लिए सेंसिटिव है। प्रेशर के बाद पेन के लिए सेंसिटिव है। ठीक है? पेन के लिए सेंसिटिव, और पेन के बाद टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। इसको एक सीक्वेंस में याद रखो, अच्छी तरह याद रह जाएगा। टच, प्रेशर, पेन और टेस्ट, सीक्वेंस में याद रख लो। ये सारे यहाँ से रेगुलेट होते हैं। क्लियर है? समझिए? नेक्स्ट अब अगर बात करें तो यहाँ
एक सेंटर होता है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम लोग विषय को यहाँ लिखो। ये एक सेंटर है जो किस लिए है, क्लॉक एंड मैप को रीड करने के लिए। क्लॉक और मैप रीडिंग सेंटर होता है। फिर यहाँ एक सेंटर होता है जो कि एंगुलर राइटिंग का सेंटर है, एंगुलर राइटिंग का। हम जो लिखते हैं वो यहाँ से रेगुलेट होता है, वर्ड्स की शेप, उनका एंगल किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो सोमस्थेटिक, क्लॉक, मैप रीडिंग और एंगुलर राइटिंग का, तीनों का सेंटर यहाँ। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं। जैसे टेम्पोरल लोब में पहला इंपॉर्टेंट सेंटर यहाँ है, कौन सा, यहाँ पहला इंपॉर्टेंट सेंटर है भाई, जो ये टेम्पोरल लोब है किस हिस्से में, इस हिस्से में ना, इस हिस्से में कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का, मेनली हम लोग टेम्पोरल पार्ट में बताते हैं ईयर है, ठीक है। तो ईयर यानी ऑडिटरी सेंटर यहाँ, ठीक है, क्या होता है यहाँ, ऑडिटरी सेंटर, ऑडिटरी सेंटर होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ एक सेंटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्शन के लिए, तो ऑल्फैक्टरी सेंटर है। ऑल्फैक्टरी लोग जो सिग्नल लेते हैं वो कहाँ भेजते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंटर के पास वो सिग्नल आते हैं। तो ऑल्फैक्शन के लिए हमारे ब्रेन में एक सेंटर भी बना हुआ है जिसे ऑल्फैक्टरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ एक सेंटर और है, यहाँ एक सेंटर और है। ये सेंटर किस लिए है, इस सेंटर का नाम है वर्निक सेंटर। नाम क्या है, वर्निक सेंटर। वर्निक सेंटर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वर्निक सेंटर रेगुलेट करता है लैंग्वेज को, जो वर्डिंग, जो लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, यूज करते हैं, वो सारी वर्निक सेंटर से रेगुलेट होती है, क्लियर है। तो वर्निक सेंटर टेम्पोरल लोब में। नेक्स्ट अगर बात करें ओसिपिटल लोब की, तो ओसिपिटल लोब में एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, कौन सा, ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर जो है ये ओसिपिटल लोब में बताया जाता है, और इस लोब में एक और एरिया बताया जाता है जहां एसोसिएशन होती है सिग्नल्स की, यानी एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया ये भी यहाँ होता है। तो ओसिपिटल लोब में ऑप्टिक सेंटर है और एसोसिएशन एरिया है, ठीक है। ये पार्ट्स हैं हमारे सेरेब्रम में या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इन पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देने लायक हैं। मोटर एरिया या मोटर सेंटर या कॉर्टेक्स एरिया ये कहाँ होता है, जैसे हम लोग ऑर्गन ऑफ माइंड बोलते हैं, कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में। आइडिया, इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएशन एरिया ओसिपिटल लोब में सिग्नल की एसोसिएशंस को रेगुलेट करता है। ऑप्टिक भी ओसिपिटल में भी है, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर भी ओसिपिटल लोब में ही है। नेक्स्ट हमारी राइटिंग को रेगुलेट करने वाला, एंगुलर राइटिंग को रेगुलेट करने वाला सेंटर कहाँ है, राइटिंग को रेगुलेट या अक्षरों की बनावट को रेगुलेट करने वाला सेंटर हमारे पैराइटल लोब में एंगुलर राइटिंग सेंटर है। नेक्स्ट पेन को सेंस करने वाला सेंटर कहाँ है, पैराइटल लोब में। सोमस्थेटिक जो टच, प्रेशर, पेन और टेस्ट सबको सेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भाई एक सेंटर जो हमें सुनने में हेल्प करता है, यानी हमारे ऑडिटरी सिग्नल्स को सेंस करता है, वो ऑडिटरी सेंटर हमारे टेम्पोरल लोब में, और इसी तरह ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को सेंस करने वाला ऑल्फैक्टरी सेंटर हमारे टेम्पोरल लोब में ही होता है। वो सेंटर जिसके हेल्प से, जिसकी फंक्शनिंग से हम लोग बोल पाते हैं, हमारा स्पीच सेंटर यानी ब्रोका सेंटर कहाँ है, ये फ्रंटल लोब में होता है। ये जो बाय नेम पूछे गए हैं, ब्रोका, वर्निक, सोमस्थेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, चलो नोट करो जल्दी, निपटाओ। हो गया क्या, चलो।
तो ये अपना सेरेब्रम था और इसमें ये सेरेब्रम में ये पार्ट थे जो अलग अलग फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ आया? चलो अब आगे चलते हैं। ये सेरेब्रम के पार्ट्स कंप्लीट हुए, यानी फोर ब्रेन के दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, ओल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रम, है ना। अब हम फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, डायनेसेफेलम। बट उससे पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है यहाँ, वो क्लियर कर देते हैं। यहाँ क्या कंफ्यूजन हो गया भाई? भाई कंफ्यूजन हुआ कि हम लोगों ने एक ओल्फैक्टरी लोब अलग से भी डिस्कस कर ली और ओल्फैक्टरी सेंटर भी डिस्कस कर लिया, है ना। ऐसे क्यों भी? जब ओल्फैक्टरी सेंटर था तो ओल्फैक्टरी लोब क्यों बनाया, और ओल्फैक्टरी लोब भी बना दिया तो सेंटर अलग से देने की जरूरत क्या थी? तो यहाँ सिग्नल के ट्रांसमिशन से समझ आता है क्या होता है, सिग्नल कहाँ से कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हमारे नोज में, ठीक है, नोज में जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है, जैसे लिडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है, उस ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ने सेंसेस ली, सिग्नल रिसीव किए कि भाई स्मेल कैसी आ रही है। ठीक है, चलो इस ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ने सिग्नल लिए और इन्हें इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। अब ये ओल्फैक्टरी नर्व डायरेक्ट पहुंची कहां, किसके पास? ओल्फैक्टरी लोब के पास, ओल्फैक्टरी लोब के पास। क्लियर? ओल्फैक्टरी लोब के पास पहुंची और ओल्फैक्टरी लोब से इन सिग्नल्स को भेज दिया गया ओल्फैक्टरी सेंटर के पास, ओल्फैक्टरी सेंटर के पास, जो कि टेम्पोरल लोब में था। और यहाँ इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो ये है सिग्नल ट्रांसमिशन। अगर अपन बात करें तो पाथ ऑफ सेंस किसका? ओल्फैक्शन का। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डायनेसेफेलम। अब किसकी बात करेंगे? डायनेसेफेलम। तो बनाओ पॉइंट डायनेसेफेलम, डायनेसेफेलम। डायनेसेफेलम क्या है भाई? तो ये फोर ब्रेन का बेसल पार्ट है। क्लियर है? बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। प्रोजेंसेफेलोन का बेसल पार्ट, जहां से प्रोजेंसेफेलोन फोर ब्रेन हमारा कनेक्ट होता है किसके साथ? हमारे मिड ब्रेन के साथ। ठीक है, तो इस डायनेसेफेलोन में कुछ पार्ट्स आते हैं। कैसे? कि भाई डायनेसेफेलोन इस तरह का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसा स्ट्रक्चर है। तुम लोग अगर एक रफ डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसा स्ट्रक्चर है डायनेसेफेलोन। ठीक है, इस डायनेसेफेलोन का एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक इसका नीचे वाला पार्ट होता है, फिर ये लेटरल साइड का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अगर हम बात करें इस डायनेसेफेलोन के ऊपर वाले पार्ट की, ये है एपिथैलेमस। एपी मतलब ऊपर और थैलेमस का मतलब थैलेमस की, थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट ये बना रहा है इस स्ट्रक्चर की रूफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट है एपिथैलेमस, जिसके ऊपर का पार्ट एपिथैलेमस है, थैलेमस। ये थैलेमस प्रेजेंट है इसकी लेटरल साइड में, लेटरल साइड। नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस, थैलेमस से नीचे वाला हाइपोथैलेमस। इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा है, बट एक पार्ट और होता है यहाँ, मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस मिलकर के बनाते हैं इसका बेसल पार्ट।
इसका बेसल पार्ट। क्लियर है, समझ गए? तो देखो अब इनको नोटिफाई कर दें। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एपिथैलेमस है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है, और ये बीच वाला पार्ट है ये थैलेमस है। ठीक है, इस तरह से। और ये अंदर से होलो होता है, खोखला होता है, यानी खोखला हिस्सा ब्रेन में वेंट्रिकल बनता है। और यहाँ कौन सा वेंट्रिकल है? डायोसिल, थर्ड वेंट्रिकल है। डायोसिल जो कि सबसे छोटा वेंट्रिकल होता है, स्मॉलेस्ट वेंट्रिकल होता है। और ये डायोसिल फिल्ड है, यहाँ फिल्ड विद सीएसएफ से भरा हुआ है। ठीक है, समझ गए? चलो, डायोसिल पे क्या होता है, मतलब इस डायनसेफेलॉन में क्या होता है? जो एपिथैलेमस वाला पार्ट है, यहाँ एक इस तरह से बल्जिंग स्ट्रक्चर, बल्ज जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग एपिफाइशियल सेरेब्री बोलते हैं। और इसका एक्चुअल नाम है पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। क्लियर है? और इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ लोअर साइड पे हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रेजेंट है इस तरह से। ये स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसी हाइपोथैलेमस पे ही हमारी जो नर्व्स हैं, कौन सी? ऑप्टिक नर्व्स, वो आकर के इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करती है और ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। ऑप्टिक चियाज्मा किसने बनाया? ऑप्टिक नर्व्स ने। किसने? ऑप्टिक नर्व्स ने। ऑप्टिक नर्व्स ने बनाया चियाज्मा एक्स से स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ कहते हैं एक स्ट्रक्चर और होता है इस तरह से, यहाँ लगा हुआ हाइपोथैलेमस पे ही। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है कॉर्पस अल्बिकन, अल्बिकन्स। अल्बिकन्स का मतलब क्या है भाई? अल्बिकन का मतलब है कि ये वेस्टिजियल होता है, नाम है इसका अल्बिकन, वेस्टिजियल है। ये वेस्टिजियल मतलब हमारे लिए किसी यूज का नहीं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। वैसे कॉर्पस अल्बिकन जो होता है ये अलग स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे फीमेल की ओवरी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब बनता है ये अल्बिकन। ये इसे ममेरी बॉडी भी बोला जाता है कई बार कई टर्म्स में इसे ममेरी बॉडी भी कहा जाता है, ममेरी बॉडी, एक कॉर्पस अल्बिकन। क्लियर, समझ गए? वेस्टिजियल होता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे डायनसेफेलॉन का। क्लियर है, समझ लो। डायनसेफेलॉन में कौन कौन से पार्ट है? एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस, ये चार पार्ट हैं। क्लियर है? एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस, चार पार्ट हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन्हीं चारों से। इन चारों की अगर बात करें तो एपिथैलेमस को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोगों ने डायग्राम में बना लिया, तो डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं थैलेमस पे। ये थैलेमस क्या होता है? तो देखो थैलेमस क्या है, किस स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेमस बोल रहे हैं? तो थैलेमस बोलते हैं हमारे डायनसेफेलॉन के लेटरल पार्ट को। ये लेटरल पार्ट क्या काम करता है? ये एक्ट करता है, एक्ट एज रिले सेंटर। रिले सेंटर, रिले सेंटर यानी ट्रांसमिशन सेंटर। रिले का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन किसका? सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का। क्लियर है? ट्रांसमिशन सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का, ट्रांसमिशन सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का लिख लो। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी
एंड मोटर सिग्नल्स। सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन रिले सेंटर से। क्लियर? समझ गए? ये कौन है? थैलेमस है, रिले सेंटर। लिखता हूँ इसे जल्दी डायग्राम के साथ ये सारी बातें। करो कंप्लीट जल्दी। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, थैलेमस तो हो गया। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, ठीक है? फिर मेटाथैलेमस और इसी तरह डायनसेफेलम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पॉइंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखो, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस को हम लोग रियल मास्टर ग्लैंड कहते हैं। रियल मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने वाला ग्लैंड है। समझो, ग्लैंडुलर पार्ट है, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स वाले जो सिस्टम है पूरा हमारे पास, उसे रेगुलेट करके रखता है। ठीक है? उसे कंट्रोल करता है, रियल मास्टर ग्लैंड है। नेक्स्ट क्या करता है ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट इसके साथ या इस पर लटकी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ लो, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है तो ये इस मास्टर का भी मास्टर है, बाप का भी बाप है, रियल मास्टर ग्लैंड है। समझ लो, तो दादा ग्लैंड है ही। समझ गए रियल मास्टर का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट देखो भी, ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक सेंटर का काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, ये क्या है? ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर है। ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर है। इसी तरह ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो इसे हम लोग थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्लियर है? समझ लो। नेक्स्ट, ये भी भूख को भी कंट्रोल करता है, तो इसे कहते हैं हंगर सेंटर। हंगर सेंटर। नेक्स्ट, यही वो पार्ट है जो थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, प्यास को, पानी वाली, तो ये थ्रस्ट सेंटर है। क्लियर है? नेक्स्ट, यही वो सेंटर है जो कंट्रोल करता है कि हम लोग सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए, तो इसे सेटाइटी, सेटाइटी यानी सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन सेंटर बोलते हैं। सेटाइटी सेंटर है ये। समझ गए? और अगर बात करें तो भाई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? तो ये रिलीज करता है, ये भी ग्लैंडुलर पार्ट है। रिलीज किसे रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है IH एंड RH हार्मोन्स। IH एंड RH हार्मोन्स। ठीक है? IH RH का मतलब क्या है? तो वही कॉपी के हेडर में लिख लेना। IH का मतलब होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है? ये RH भेजेगा पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी को बोलेगा फलाना हार्मोन रिलीज कर, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना हो तो GH/RH भेजेगा। IH भेजा पिट्यूटरी के पास तो बोलेगा कि फलाने हार्मोन की सिक्रीशन रोक दे, जैसे ग्रोथ हार्मोन को रोकना हो तो GH IH भेजता है। ठीक है? इस तरह से काम करता है। चलो ये है। नेक्स्ट भाई, ये खुद एक ग्लैंडुलर पार्ट है,
तो कुछ हार्मोन्स तो ये भी बनाता है IHRH को छोड़ करके, और कौन से, तो ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन एंड ADH हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और फिर सीक्रेट करता है। क्लियर है? समझ रहे हो? तो समझ रहे हो? तो ये है रियल मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को थर्मो रेगुलेटरी, ऑस्मो रेगुलेटरी, हंगर, थ्रस्ट, सैटिस्फैक्टी, ये सारे सेंटर हाइपोथैलेमस के पास है। इन सब के सेंटर की तरह काम करता है हाइपोथैलेमस। समझ गए? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट भाई, थैलेमस के साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था एक एसोसिएटेड पार्ट होता है जिसे कहते हैं मेटाथैलेमस, है ना? जिसे क्या कहते हैं? मेटाथैलेमस कहते हैं। क्लियर है? तो देखो मेटाथैलेमस क्या करता है, जस्ट 1 सेकंड तब तक तुम लोग नोट कर दो, हम देखते हैं मेटाथैलेमस क्या करता है। चलो अब हम बात करेंगे कि मेटाथैलेमस क्या फंक्शन है। ये तो हाइपोथैलेमस की बात, ये तो हाइपोथैलेमस की बात थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझ आया हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो यही हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में सारा काम इसी का पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस का सारा इन्हीं RH और IH हार्मोन्स का खेल होता है। ठीक है, जिसके कारण पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है। चलो तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ मेटाथैलेमस भी एक स्ट्रक्चर है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मेटाथैलेमस जो पार्ट है, ये कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ नहीं है जो प्रीडोमिनेंटली दिखाई दे हमें। छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जनरली 2 स्ट्रक्चरल रेफरेंस लिए जाते हैं, 2 एंटिटीज डिस्कस की जाती है। मेटाथैलेमस में प्रेजेंट होती है एक तो मीडियन जेनिकुलेट बॉडी, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी, और एक प्रेजेंट होती है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियन जेनिकुलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये इनको नाम दिया बॉडी, जेनिकुलेट बॉडी, मतलब ये स्ट्रक्चरल एंटिटीज हैं। ये क्या करेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर्स यहाँ क्यों, और फंक्शन क्या है इन स्ट्रक्चर्स का? तो इन स्ट्रक्चर्स का फंक्शन है रेगुलेट करना कुछ सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना, एसोसिएट करना। ठीक है, वो सिग्नल कौन कौन से होंगे? तो ये देखो मीडियन जेनिकुलेट बॉडी जो होगी ये रेगुलेट करती है हियरिंग को। क्लियर है? रेगुलेट हियरिंग सिग्नल्स, रेगुलेट हियरिंग ऑडिटरी सिग्नल। क्लियर है? जबकि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रेगुलेट करेगी, रेगुलेट विजन सिग्नल्स जो ऑप्टिक सिग्नल्स होते हैं। क्लियर है? हियरिंग और विजन ये इस तरह से दोनों फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। क्लियर है? तो नोट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट भाई, यहाँ मेटाथैलेमस कंप्लीट होता है और मेटाथैलेमस की इसी के साथ बातें कंप्लीट होती है। बट कुछ पॉइंट अब ऐसे हैं जो थोड़े से समझने में कंफ्यूज करेंगे हमें और समझने जरूरी भी हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करके डिस्कस करेंगे। ठीक है? हमारे इसी डाइनसेफेलॉन वाले पार्ट पे बनता है बेसल गैंग्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर। क्या बनता है? बेसल गैंग्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये बेसल गैंग्लिया कैसे बनता है और क्या होता क्या है ये? तो भाई पहली बात तो बेसल गैंग्लिया वो स्ट्रक्चर है जो रेगुलेट करेगा, रेगुलेट मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर
मस्कुलर एक्टिविटीज, कौन सी मस्कुलर एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लिखना अनकॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज। अनकॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज, उन मस्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है जिसपे हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होता, हमारा कोई ध्यान नहीं होता जिसपे, ठीक है। अनकॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया ये सेंटर, ठीक है। समझ लो, कॉन्शियस मतलब जिनका हमें ध्यान, अनकॉन्शियस उन पे हम ध्यान नहीं देते, जो हमें पता ही नहीं फिर भी हमारी बॉडी में मस्कुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको रेगुलेट करता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, रेगुलेट। अब देखो किस तरह से बनता है ये बेसल गैंग्लिया वाला स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ डायनसेफेलॉन वाले पार्ट में बनता है, और कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, तो भाई इसमें पहला तो ये दो सेमिस्फेरिकल पार्ट हैं, जिसमें से एक होता है पुटामन और एक होता है पैलिडस, ठीक है। तो पुटामन और पैलिडस के साथ अटैच ये पार्ट है कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, क्लियर है। और ये कोडेड न्यूक्लियस जहाँ एंड होता है, यहाँ लास्ट में इस तरह से, यहाँ लास्ट में इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। ये जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनानी है, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इस तरह से, और इस पूरे तामझाम को, इस पूरे मटेरियल को, मतलब इस पूरे सिस्टम को, ये जो इतना बन गया, इसे कहते हैं हम लोग बेसल गैंग्लिया। इसे क्या कहते हैं, बेसल गैंग्लिया कहा जाता है इसे, ठीक है। ये बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। ये क्या था, पैलिडस, पुटामन, पैलिडस, कोडेड न्यूक्लियस और ये तीनों स्ट्रक्चर्स, इन सबको मिला करके हम लोग कहते हैं कि ये हमारा बन गया है कॉर्पस स्ट्रेटम। कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं इसे, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर, सॉरी इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर, ठीक है। पैलिडस, पुटामन और कॉर्डेट न्यूक्लियस को इकट्ठा करके कंबाइनली हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम है, जिसे बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, और ये हमारी अनकॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, क्लियर है। उन मस्कुलर एक्टिविटीज को जिन पे हमारा ध्यान नहीं होता, समझ रहे हो। चलो अब समझने वाली चीज है कि भाई ये तीन क्या है, ये तीन इनको नोटिफाई कर लो, ये तीन स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो पहला, ये जो इस साइड है ये है हिपोकैम्पल लोब, हिपोकैम्पल लोब, इसका नाम हिपोकैम्पल लोब है। ये जो थोड़ा सा ओवल शेप्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये है अमेग्डाला, अमेग्डाला, क्लियर है। और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये है सेप्टल न्यूक्लियम, ठीक है। अमेग्डाला, सेप्टल न्यूक्लियाई और हिपोकैम्पल लोब, ये तीन पार्ट होते हैं यहाँ इसके एंडिंग पोर्शन। बनाओ ये, बनाओ, ये है बेसल गैंग्लिया, क्लियर है। अनकॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, सारी मस्कुलर एक्टिविटीज को नहीं, इसीलिए ब्रैकेट में अलग से लिखा है अनकॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग, अभी समझ नहीं, चलो ये बेसल गैंग्लिया है, क्लियर है। चलो अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। भाई इन बेसल गैंग्लिया की ये जो लास्ट में तीन स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, पुटामन, पैलिडस, सॉरी पुटामन पैलिडस नहीं, सेप्टल न्यूक्लियाई, अमेग्डाला और हिपोकैम्पल लोब, इन तीनों से ही मिलकर के एक सिस्टम होता है यहाँ,
ठीक है, एक एक्टिवेटिंग एक मतलब फंक्शन रेगुलेटिंग सिस्टम है, वो कैसा सिस्टम बनता है, कौन सा सिस्टम बनता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां बनता है सिस्टम लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं इसे। क्लियर है? लिम्बिक सिस्टम में क्या कुछ अभी तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखना है। लिम्बिक सिस्टम बहुत सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, कैसे? यहाँ वो 3 पार्ट आते हैं, कौन कौन से? पहला हिपोकैम्पल लोब, हिपोकैम्पल लोब। हिपोकैम्पल लोब क्या करता है? हिपोकैम्पल लोब का काम है कन्वर्ट करना। क्या काम है? कन्वर्ट करना। C1VRT क्या कन्वर्ट करता है भैया? ये कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी? भाई तो हम लोग दिन में बहुत सारी चीजें देखते हैं, हमारे रिसेप्टर्स बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी बातें सेंस करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, हमारी आंखें कान सुनते हैं। क्या वो हर चीज हमें याद रह जाती है? वो हर चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर्म में सेव हो जाती है। ठीक है, बट हम लोग उन्हें याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसे याद रखा जाता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम लोग याद नहीं रखते, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उस पर। हालांकि हमने देखा तो था, वो चीज़ सुनी तो थी, वो चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थी और इसी वजह से हमारे ब्रेन ने उसको एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में ही रखा और वो शॉर्ट टर्म है तो थोड़ी देर के लिए उसके बाद डिलीट हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट था ध्यान दिया तो हमारे ब्रेन ने उसको शॉर्ट टर्म से उठा करके लॉन्ग टर्म में डाल दिया तो वैसा याद रहेगा और ये काम करता है हिप्पोकैम्पल लोब। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाय द वे भाई अगर हिप्पोकैम्पल लोब डैमेज हो जाए, इफ डैमेज, अगर हिप्पोकैम्पल लोब डैमेज हो जाए तो इससे क्या होगा? वो डिसऑर्डर होगा जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म हो जाएगी। मतलब शॉर्ट टर्म सारी मेमोरी शॉर्ट टर्म में रहेगी और वो डिलीट होती रहेगी, लॉन्ग टर्म में कोई जाएगी ही नहीं, है ना? तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो इसे कहा जाता है अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। याद करने के लिए हम लोग इसे कहते हैं गजनी डिजीज, क्योंकि गजनी मूवी में गजनी को यही हुआ था। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इसलिए वो कैमरा रखता था, फोटो खींच के रखता था, सेव करता था ताकि याद रहे, मैं भूलूं नहीं ये कौन था। ठीक है, उसका हिप्पोकैम्पल लोब डैमेज हो गया था वो ऐसी चोट से। ठीक है, समझ रहे हो? ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अल्जाइमर। चलो ये तो काम हो गया किसका? हिप्पोकैम्पल लोब का। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट बन गया। ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट हुआ, ये कंट्रोल करता है। सेकंड अगर अपन बात करें तो यहाँ पार्ट था अमिगडाला। अमिगडाला, अमिगडाला क्या करता है भाई? अमिगडाला हमारी बहुत सारी फीलिंग्स को रेगुलेट करता है। क्लियर है? बहुत सारी फीलिंग यहाँ रेगुलेट होती है, इस पार्ट से रेगुलेट होती है। फीलिंग्स में जैसे हम लोग कहें कि हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस यहाँ से रेगुलेट होती है, खुशी हमें होती है ना, वो अमिगडाला महसूस करवाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग गुस्सा हो रहे हैं, एंगर, वो यहाँ से रेगुलेट होगा। नेक्स्ट अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, जिसको झाड़ बोलते हैं, रेज, वो यहाँ से रेगुलेट होगी। ठीक है, अगर हमें मोहब्बत हो रही है, लव, वो यहाँ से रेगुलेट होगा। अगर हम दुखी हो रहे हैं, सोरो,
वो यहाँ से रेगुलेट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम अपने फीलिंग्स यहाँ से रेगुलेट हो गए। अगर कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो वो यहाँ से रेगुलेट होगा, क्लियर है, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम फीलिंग्स अमिगडाला रेगुलेट करता है, क्लियर है। चलो दो पार्ट हुए। अब थर्ड है सबटल न्यूक्लियाई। सबटल न्यूक्लियाई रेगुलेट करती है एक ही फंक्शन को, किसको, तो देखो रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर जो भी होता है हमारा, उसे सबटल न्यूक्लियाई रेगुलेट करती है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो भाई सबटल न्यूक्लियाई सेक्सुअल बिहेवियर के लिए बताओ, अगर सबटल न्यूक्लियाई ऑप्शन में ना हो किसी क्वेश्चन में, तो ये फंक्शन भी हमारे अमागाडेला को दे दोगे, अमिगडाला को दे दोगे, ठीक है, अमिगडाला को दे दोगे, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर वाला। वैसे जनरल सबटल न्यूक्लियाई रेगुलेट करती है सेक्सुअल बिहेवियर। ये बनता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, इस तरह से ये तीनों पार्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो अमागाडेला है ना भाई, ये अमिगडाला, ये जनरली आलमंड शेप्ड होता है रे, आलमंड शेप्ड होता है, बादाम जैसे आकार का होता है, इसलिए तो ये थोड़ा सा लंबा खींच के बनाया था, ओवल बनाया था शेप में। अमिगडाला ये बादाम जैसा होता है शेप में। नोट करो ये पॉइंट, तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी पूरा लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है। हो गया, अबे हो गया क्या, जल्दी करो, हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट तो यहाँ लिम्बिक सिस्टम के साथ ही अपना डायनसेफेलोन भी खत्म होता है। डायनसेफेलोन कंप्लीट हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डायनसेफेलोन के साथ साथ अपना फोरब्रेन कंप्लीट होता है, और फोरब्रेन कंप्लीट हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पोर्शन मिड ब्रेन को, क्लियर है। तो पॉइंट पढ़ो, मिड ब्रेन या फिर मेसेनसेफेलोन, मिड ब्रेन या मेसेनसेफेलोन। मिड ब्रेन मेसेनसेफेलोन, चलो मिड ब्रेन को कहा जाता है कि भाई ये हमारे ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये किस काम आता है पार्ट, तो ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को टू मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, क्लियर, समझ रहे हो। ये ऐसा पार्ट है जिसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, कैसे, तो ये कैविटी है ईटर, याद करो ईटर डिस्कस की थी, जिसे कहा था एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, सिल्वियस की एक्विडक्ट जो किस काम आती है, कनेक्ट करती है थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल, कनेक्ट थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल, ये ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो भाई ये जो अपना मिड ब्रेन है, इसकी डोर्सल साइड पे, इसकी जो डोर्सल साइड है, पीछे की तरफ जो पार्ट है, डोर्सल साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑप्टिक लोब्स, और ये चार होते हैं, चार ऑप्टिक लोब्स
4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। 4 ऑप्टिक लोब्स कौन कौन से? 4 ऑप्टिक लोब्स को हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रेजेंट है, ठीक है। 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है, समझ गए? क्लियर है? तो समझ रहे हो? 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब इन ऑप्टिक लोब्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखो ये ऑप्टिक लोब्स इस तरह से, समझ लो, 2 अपर और 2 लोअर, ठीक है। ऊपर वालों को हम लोग कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलस और नीचे वालों को हम लोग कहते हैं इंफीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस, इंफीरियर कोलिकुलस, क्लियर है? सुपीरियर कोलिकुलस किस लिए प्रेजेंट है, ये क्या काम आते हैं? तो ये रिसीव करते हैं ऑप्टिक सिग्नल्स को, ऑप्टिक सिग्नल, क्लियर है? जबकि इंफीरियर कोलिकुलस रेगुलेट करते हैं, रिसीव करते हैं हियरिंग सिग्नल्स, हियरिंग सिग्नल्स, क्लियर है? ये तो इसके डोर्सल साइड की बात होगी, डोर्सल पार्ट में ये प्रेजेंट है। फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इसके वेंट्रल पार्ट में क्या है, तो लिखो वेंट्रल पार्ट। मिड ब्रेन के वेंट्रल पार्ट में 2 नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं, 2 नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री प्रेजेंट है, क्लियर है? अब ये क्रूरा सेरेब्री 2 नर्व फाइबर्स किस तरह हैं या क्या काम आते हैं? तो ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट फोरब्रेन टू हिंड ब्रेन, ठीक है। फोरब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम आते हैं। कैसे प्रेजेंट है? तो देख लो, ये फोरब्रेन लिखो, ये हिंड ब्रेन लिखो, ठीक है। ये बीच में मिड ब्रेन हो गया, ये छोटा सा पार्ट क्या हो गया, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में ये 2 नर्व फाइबर्स इस तरह निकल रहे हैं, ये है मिड ब्रेन, और ये 2 नर्व फाइबर इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये है क्रूरा सेरेब्रम, ये क्या है, ये वो 2 नर्व फाइबर्स क्रूरा सेरेब्रम, ठीक है। अब समझ गए? ये है अपना पार्ट जो फोरब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, जिसे हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं। और ये पार्ट क्या है, कहाँ है? तो हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट बताया जाता है, समझ रहे हो? स्मॉलेस्ट रीजन है ब्रेन का, और ऐसा रीजन है जो कि कैविटी वाला है, जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये कैविटी कौन सी है? ये कैविटी है इटर, ये एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो डायोसिल को मेटासिल से कनेक्ट कर रही है, यानी 3rd वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रही है, क्लियर है? समझ गए? इसके डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं 4 ऑप्टिक लोब्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और इसके वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं 2 नर्व फाइबर्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रूरा सेरेब्री। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, सुपीरियर कोलिकुलस ऑप्टिक सिग्नल्स के लिए और इंफीरियर कोलिकुलस हियरिंग सिग्नल्स के लिए, ऑडिटरी सिग्नल्स के लिए है। नेक्स्ट क्रूरा सेरेब्री, ये जस्ट कनेक्शन का काम करती है, फोरब्रेन को कनेक्ट करती है हिंड ब्रेन से। ये तो ही अपनी बातें, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इससे जुड़े हुए जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, हालांकि अब उन्हें पूछना बंद कर दिया है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हें, ठीक है। शायद पूछ लिए क्या बोल सकते। तो देखो, अपने फोरब्रेन को या अपने कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोग जनरली कंपेयर करते हैं फ्रॉग के साथ, है ना। तो यहाँ मिड ब्रेन को भी हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉग के मिड ब्रेन के साथ। तो देखो
किस तरह हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। अब हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, तो फ्रॉग के अंदर क्या होगा? फ्रॉग की अगर बात करें तो फ्रॉग के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं होता। फ्रॉग के अंदर दो ही ऑप्टिक लोब्स होती हैं। फ्रॉग के मिड ब्रेन में दो ही ऑप्टिक लोब्स होती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉग के पास है कॉर्पोरा बाइजेमिना। कॉर्पोरा बाइजेमिना है फ्रॉग के पास। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रॉग के मिड ब्रेन में भी एक कैविटी होती है, और वो कैविटी कौन सी है? वो कैविटी है ऑप्टोसील कैविटी। ऑप्टोसील कैविटी, ये फ्रॉग के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो फ्रॉग कॉर्पोरा बाइजेमिना है, और हमारे अंदर अगर कैविटी इटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है, तो फ्रॉग के अंदर कैविटी होती है ऑप्टोसील। क्लियर है? ये फ्रॉग के मिड ब्रेन की मेसेनसेफलोन की बात हुई। कंप्लीट करो जल्दी, हो गया? चलो, तो ये हमारे मिड ब्रेन की बातें थी, और मिड ब्रेन यहाँ कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे हैंड ब्रेन। क्लियर है? आज इस लेक्चर में इतना। ओके।